अस्सलाम वालेकुम। पोल्ट्री में सीआरडी पे बात होगी और आपने ना सिर्फ मौसर इलाज के बारे में सीखना है बल्कि परिंदों को इस तरह के जानलेवा अमराज से बचाव के हवाले से भी इल्म रखना है। परिंदों में सांस के अमराज की बात करें तो एहतियात सबसे पहले है और अमराज की सूरत में खासतौर पे दायमी सांस का आर्जा जिसे हम सीआरडी यानी क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज का नाम देते हैं, इसका इलाज मुमकिन है क्योंकि इस मर्ज की वजह जो जरसूमा है उसके खिलाफ काम करने वाली एंटीबायोटिक्स मौजूद है। सबसे पहले इलाज के हवाले से शेयर करता चलूं कि एनरोफ्लॉक्सासिन और दीगर एंटीबायोटिक्स भी सीआरडी से निजात दिलाती हैं, लेकिन डॉक्सीसाइक्लिन के नताइज जल्द बरामद होते हैं। अब चाहे ये डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक आपको अकेली मिले या इसका दूसरी एंटीबायोटिक्स के साथ अमेजा हो, डॉक्सीसाइक्लिन हाइक्लेट के नाम से या डॉक्सीसाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड के नाम से या फिर डॉक्सीसाइक्लिन के साथ टाइलोसिन और दूसरी एंटीबायोटिक्स हों, अपने परिंदों की तादाद के हिसाब से आप इसे टैबलेट्स की शक्ल में, सिरप, पाउडर, छोटी या बड़ी पैकिंग में खरीदेंगे। ये जो आपके साथ एंटीबायोटिक्स शेयर कर रहा हूँ डॉक्सीसाइक्लिन हाइक्लेट 1:1 की रेशो से आप इसे इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 1 सीसी 1 ml 1 लीटर पानी, लगातार 5 दिनों के लिए, रोजाना 8 घंटों के लिए, साफ सुथरा पानी, साफ सुथरे बर्तन, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डॉक्सीसाइक्लिन का दूसरी एंटीबायोटिक्स के साथ इस तरह का आमेजा मिलता है तो इसकी डोज होगी 1 ग्राम 2 लीटर पानी में। ये पाउडर है, लगातार 5 दिनों के लिए, रोजाना 8 घंटे इसे इस्तेमाल कीजिएगा। अर्ज करता चलूं कि जैसे ही जरसूमा माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जिस्म में दाखिल होता है, परिंदे तनाव में मुब्तला हो जाते हैं, तो दवा के इस्तेमाल के साथ साथ इस तनाव दबाव को ख़त्म करना भी लाजम है, जिसकी वजह से ये जरसूमा अमले तनफ़्फ़ुस के मुख्तलिफ हिस्सों को बुरी तरह से मुतासर कर रहा होता है। यहाँ पे ये एक छोटा सा फ़र्क समझिएगा कि एक वो वाला फ्लाक जिसमें परिंदों की, बर्ड्स की, चिकन्स की इम्यूनिटी काफ़ी हद तक मजबूत थी और एक दूसरा फ्लाक जिसकी इम्यूनिटी क़ुव्वत मदाफ़त काफ़ी कमज़ोर थी या दरमियानी हद तक थी। दोनों पे सीआरडी हमलावर होती है तो दोनों में से वो वाला फ्लाक ज़्यादा मुतासर होगा, उसमें ज़्यादा अमवात होंगी या उसकी पैदावार बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी जिसकी क़ुव्वत मदाफ़त दरमियाने लेवल पे या बहुत ज़्यादा कम थी। तो यहाँ पे देखने वाले क्या नतीजा अहस कर सकते हैं कि अपने फ्लाक के ऊपर से जितना हम दबाव को, तनाव को, स्ट्रेस को कम रख सकते हैं, उतना हम अपने चिकन्स को इस तरह की डिजीज़ से, इस तरह के जानलेवा मुख्तलिफ अमराज से महफूज रखने में कामयाब रहते हैं। दूसरा, ये इंतहाई अहम है कि हम मर्ज को आगाज़ में ही पकड़ लें। आंखों के इर्द गिर्द जैसे ही मेम्ब्रेन को सुर्ख होते देखें, नाक या आंख से पानी बहना जैसे ही शुरू हो, जैसे उसकी हल्की फुल्की सोजिश हो, हम वहीं से उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर लें, वहीं से एहतियाती तदाबीर अपना लें। कि जितनी ताहीर का मुज़ाहरा करते जाएंगे उतना हमारे बर्ड के जो अंदरूनी अज़ा होते हैं वो डैमेज होते जाएंगे, और जितनी ज़्यादा शिद्दत से अंदरूनी अज़ा डैमेज होते हैं उतना ज़्यादा उनको ठीक करने में टाइम लग रहा होता है, उतनी ज़्यादा उसके ऊपर मेडिकेशंस लगती होती है और उतने उसके बचने के या रिकवर होने के इम्कानात कम होते हैं। मिसाल है कि अगर हम लेट हो जाते हैं तो उस सूरत में क्या करना है। उस सूरत में भी एंटीबायोटिक तो लाजमी तौर पर इस्तेमाल करनी ही करनी है। ऐन मुमकिन है कि 5 दिनों के बजाय हमें उसे 6 दिन या 7 दिन या 8वें दिन तक भी जारी रखना पड़े। और उसके साथ साथ चूँकि हम लेट हो चुके हैं, पहले सोजिश बनी थी आइज़ के इर्द गिर्द, अब वहाँ पे इन्फेक्शन बनना शुरू हो गया, आइज़ की भी ख़राबी के इम्कानात मौजूद होते हैं, तो उस सूरत में ऐसे ड्रॉप्स इस्तेमाल करने हमने आइज़ के लिए कि जिनके नताइज अच्छे आते हों। डेक्सोफ्लॉक्स, टोब्रा डी, मेगामॉक्स, इसमें से किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आपको करीबी वेट से कोई ऐसा आई ड्रॉप मिल जाए जिसका मैंने नाम ना लिया हो, उसके नताइज भी अच्छे हों, उसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वीडियो में आगे चलने से पहले एक अहम बात शेयर करता चलूँ कि जिससे भी मशवरा लें, जहाँ से भी आप अपने लाइफ स्टॉक के लिए मेडिसिन लें, वो एक रजिस्टर्ड ऑथोराइज्ड डीवीएम वेटनरी डॉक्टर होना चाहिए। यहाँ पे इन 2 पहलुओं को बगौर समझिएगा। सबसे पहला कि अगर आप छोटे पैमाने पे काम कर रहे हैं, जहाँ से भी आप चिक्स लेना चाहते हैं, अपनी रोज़मर्रा की मसरूफियात से इतना टाइम ज़रूर निकालिएगा कि एक मरतबा आप उस मुर्गी खाना को जाके लाजमी देखें, क्योंकि उसको देखने से उसकी सफाई सुथराई, उनके ब्रीडर की हेल्थ, ये उन अंडों पे भी असरअंदाज होगी, उन चूज़ों पे भी असरअंदाज होगी जिन्हें आप ख़रीद के अपने फार्म पे, अपने घर में लेके जाना चाहते हैं। दूसरा, अगर आप थोड़े बड़े पैमाने पे काम करना चाहते हैं तो जहाँ से भी आप चूज़ा लेना चाहते हैं, एक मरतबा उस ब्रीडर का ब्लड टेस्ट, स्वैब टेस्ट या कोई भी दूसरा टेस्ट लाजमी तौर पर करवा लें, क्योंकि उसकी रिपोर्ट आने से आपको पता चल जाएगा कि इस ब्रीडर में, इस पेरेंट फ्लाक के अंदर किसी भी टाइम पे, किसी भी मरहले पे माइकोप्लाज्मा जैसी कोई बीमारी तो नहीं आई, क्योंकि माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम इसी ने आगे जाके चिक्स में, चाहे वो अंडों के ज़रिए जाए या इसका कोई और ज़रिया हो, आपके फार्म पे, आपके मुर्गी खाना में ये बीमारी लेके आनी है, जिसे आप सीआरडी का नाम देते हैं,
यानी ये सबसे ज़्यादा अहम और सबसे ज़रूरी मरला है कि हम वो वाला फला खरीदें, वो वाले फर्टाइल अंडे खरीदें कि जिसमें माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम आगे ट्रांसफ़र ना हो रहा हो। इसके बाद अहम है कि हमें इल्म होना चाहिए कि वो कौन से अनासर हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं कि जो हमारे फलाक को तनाव में, दबाव में लेके आते हैं, क्योंकि जैसे ही फलाक दबाव में आता है वहीं से डिजीज़ ज़्यादा मिकदार में हमलावर होना शुरू हो जाती हैं और वहीं से नुकसान का आगाज़ होता है। दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाए या बहुत नीचे आ जाए, हमने जहाँ पे चिकन्स रखे हुए जगह कम दी हो या उनकी पानी तक सही तरीके से रसाई ना हो रही हो, उन्हें परिंदे डरा रहे हों या अंदर जो बंदे काम कर रहे हैं वो सही तरीके से उन्हें हैंडल ना करें, कीड़े, बैक्टीरियल प्रॉब्लम्स, इकोलाई वगैरह लंबे अरसे तक हमारे चिकन्स की बॉडी में मौजूद हों, हम उन्हें ट्रीट ना करें, उनके जिस्म से बाहर ना निकालें, उन्हें निजात ना दिलाएं, फिर भी हमारे चिकन्स दबाव में मुब्तला रहेंगे। फलाक किस किस वजह से दबाव में आता है, इसके लिए मैंने डिटेल से एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसे देख के आपने स्ट्रेस को अंडरस्टैंड करना है, नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचने देनी। इसके अलावा आपके फलाक में एक मरतबा CRD आ गई या आपका फलाक अभी तक ठीक है, जिस इलाके में आप रहते हैं वहाँ पे इर्द गिर्द दूसरे फार्म्स पे बार बार साल हर साल CRD आती है, फार्मर्स का नुकसान करती है, तो ऐसी सूरत हाल में आने वाले फलाक के लिए या मौजूदा फलाक के लिए CRD के अगेंस्ट वैक्सीन भी की जा सकती है। इस पहलू पे खास तवज्जो दीजिएगा कि आपके पास जो भी नस्ल मौजूद है, जिस तरह की हाउसिंग में भी आपने उसको रखा हुआ है, अगर आप उसको उसकी जिस्मानी वज़न और उम्र के मुताबिक एक मतवाजन ग़िज़ा देकर उसकी क़ुव्वत मदाफ़त को बहाल रखने में कामयाब रहते हैं, तो इसका मतलब यही होगा कि आप उनके ऊपर डिजीज़ को हमला करने से भी बचाते हैं। अगर आप घरेलू पैमाने पे कोई ग़िज़ा दे रहे हैं, आपको इल्म नहीं कि इसके अंदर ग़िज़ाइयत कितनी मौजूद है, तो ऐसी सूरत हाल में उनके लिए इम्यून बूस्टर्स लाजमी इस्तेमाल में लाया करें, विटासोल सुपर की शक्ल में, लाइजोविट की सूरत में, या कोई और प्रोडक्ट आपको ईजीली सस्ता मिले उसको इस्तेमाल में। ज़रूरी नहीं कि हम बड़े पैमाने पे बड़े बड़े साजो सामान महंगे तरीन मुहैया करके ही अपने चिकन्स के लिए बायोसिक्योरिटी को मुमकिन बना सकते हैं। आप घरेलू पैमाने पे चूने का इस्तेमाल करके, डेटोल को यूज़ करके उस हाउस की इस तरह की डिज़ाइनिंग बना के उसके अतराफ़ में छोटी छोटी सी गाइडलाइंस आपने सेट करनी है कि यहाँ पे इस अहाते में हम दीगर जानवरों को, बड़े एनिमल्स को नहीं रखेंगे, उनका गोबर अंदर नहीं जाने देंगे। जब भी हम नए परिंदे लेके आएंगे उनको पहले कुछ दिनों के लिए क्वारंटीन करेंगे, जिसे हम करंतना का नाम देते हैं, ताकि पहले हम खुद उनकी हेल्थ को मॉनिटर कर सकें 10 से 12, 12 से 14 दिनों के लिए। उसके बाद अगर हमें ये यकीनी हो जाए कि इनमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, ये बर्ड बिल्कुल ठीक है, खाते पीते अच्छी तरह से, अब हम उन्हें अपने दूसरे बर्ड्स के साथ, चिकन्स के साथ, फलाक के साथ शामिल कर सकते हैं। तो बिलाशुबा वो वाला मुर्गी खाना कि जिसमें बिस्तर ठीक ना हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्द बनती हो या अमोनिया गैस बनती हो, वहाँ पे चिकन्स के इन बीमारियों का शिकार होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं बनिस्बत उनके कि जिनमें इन कामों का खास ध्यान रखा जाता है। वैसे भी आपकी कोशिश होनी चाहिए कि कोई अजनबी, बच्चे या दूसरे लोग आपके चिकन्स तक रसाई हासिल ना करें तब तक जब तक उन्हें कोई इंतहाई ज़रूरी काम नहीं पड़ता। जब कोई बीमारी आ जाए, CRD आ जाए, तब ये लाजम व मलजूम हो जाता है कि अंदर बाहर मूवमेंट को जितना ज़्यादा रोका जा सकता है उतना रोकने की कोशिश की जाए। सिर्फ वही बंदा जो उनकी फीडिंग करवाता है, वाटरिंग करता है, सफाई सुथराई करता है, उसको अलाउ हो कि वो वहाँ पे जा सके, क्योंकि जितना इन आउट मूवमेंट ज़्यादा होगी उतना ये बीमारी ज़्यादा शिद्दत पकड़ती जाएगी, उतना इसकी ट्रीटमेंट आपके लिए मुश्किल होती जाएगी। अगर आप इस काम में कुछ ज़्यादा एक्सपर्ट हैं या दिलचस्पी रखते हैं, तो आपको CRD की वजह से मरने वाले चिकन्स की डाइसेक्शन का मौका मिले तो सांस की नाली में सोजश, हवा की थैलियों में झाग नज़र आती है और वो गैर शफाफ होती हैं, यानी कि ऊपर से नीचे की जानब देखें तो आपको फेफड़े वाज़े तौर पे नज़र नहीं आते। ये गैर शफाफ झिल्ली जो कि वक्त के साथ साथ जर्दी माइल होती जाएगी, और इसी तरह की सूरत हाल जिसमें हल्की जर्द झिल्ली बनी हो वो दिल और जिगर पे भी नज़र आएगी, और इस मरहले पे साथ इकोलाई भी हमलावर हो जाता है, तो सफ़ेद सी झिल्ली का भी इजाफा होने लगता है। ये लियंस, ये वाले घाव वक्त के साथ साथ ज़्यादा बदतर हालत में होते जाते हैं जितना आप ताहीर से अपने चिकन्स को ट्रीट करना शुरू करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हिकमत अमली आपके साथ शेयर करते चलूँ कि रात को जिस वक्त आपके चिकन सो जाते हैं 10 से 11, 11 से 12 या 12 से 1 बजे के दरमियान अगर आप वक्त निकाल सकें तो 4 से 5, 5 से 10 मिनट्स के लिए आप उनके एक साइड पे बैठ जाएं। उनकी नींद डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे आप उनकी आवाज़ें सुनने की कोशिश करें, क्योंकि जब भी इस तरह का कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आएगा, अमले तनफ़्फ़ुस को ख़राब करने वाला कोई जरसूम आएगा, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता से नॉर्मल से एब नॉर्मल आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं
اور وہیں سے آپ مرض کو پکڑنا شروع کر لیتے ہیں۔ برڈز بالکل لاسٹ سٹیج پہ ہیں، کافی دنوں سے اس مرض میں مبتلا ہیں، پہلے آپ کو علم نہیں ہو سکا تو اینٹی بایوٹکس کے ساتھ ساتھ امیون بوسٹرز کے ساتھ ساتھ آپ کو مینٹوفن یا آسلون سپر دستیاب ہو اور آسانی سے مل بھی جاتے ہیں تو ان کو لازمی استعمال کیجیے گا، سپرے کی صورت میں بھی، پانی کے اندر بھی۔ تلخ حقیقت شیئر کرتا چلوں کہ یہ بیماری جتنی زیادہ شدت پکڑے گی اتنا آپ کو اس سارے کے سارے فلاک کو قلب کرنے کی جانب جانا پڑے گا، کیونکہ ایسی صورتحال میں یہ آپ کے لیے یا دوسرے افراد کے لیے موزوں نہیں رہتا کہ اس فلاک کو مزید آگے لے کے چلا جائے۔ اس بیماری کے حوالے سے، اس سے اپنے چکن کو دور رکھنے یا علاج کے حوالے سے ابھی تک میں نے آپ کے ساتھ جتنی موٹی موٹی باتیں شیئر کی ہیں یہی آپ کو سمجھ آ جاتی ہیں، انہی کو آپ اپلائی کرتے ہیں تو یقینی طور پہ نقصان سے بچے رہیں گے۔ مزید بھی اس پہ بات ہو سکتی ہے لیکن ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔